तो हम स्टार्ट करते हैं। जो नए सदस्य हैं उन्हीं के हिसाब से शुरू किया जाता है, जो कल पढ़ाया गया था। ठीक है, तो किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नितिन। नितिन। सुधा मैम। क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। किस भारतीय साहित्यकार को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसको मैम? गौरव पांडे। गौरव पांडे जी को। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? नीलिमा मैम, कितने भारतीय भाषाओं में दिया जाता है? 24। ओके। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मूल लेखिका कौन है? सृष्टि मैम। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सृष्टि मैम। सृष्टि मैम, मेरी आवाज जा रही है तो बोलिए। पूजा मैम बोलिए आप। चलिए आगे चलते हैं। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीव पुरुष कौन बने हैं? मनीष सर बताएंगे। विश्व के सबसे जीव पुरुष कौन बने? मनीष सर। आपकी वॉइस क्लियर नहीं अच्छी। विश्व के सबसे बुजुर्ग पुरुष कौन बने हैं? अब जा रही है? जी संदीप सर आप बोलिए। संदीप सर। जॉन अल्फ्रेड। हाँ, जॉन अल्फ्रेड टिनिसवुड। चलिए ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से 7 विजेताओं को सम्मानित किया गया। इसमें कौन से भारतीय शामिल हैं? इसमें कौन से भारतीय शामिल हैं? स्वाति मैम। 1 मिनट, आप लोग सिर्फ अपना हैंड रेज कीजिए, नाम लिया जाएगा। स्वाति मैम आप बोलिए। केंद्रीय सर आप बोलिए। आलोक शुक्ला जी को। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? हिमांशु सर। ठीक है। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सृष्टि मैम बोलिए आप। सृष्टि मैम जी, गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 के लिए मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जी मोहित सर आप बोलिए। मेजर राधिका। ठीक है, मेजर राधिका को। और जस्ट द मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाति मैम। जस्ट द मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्वाति मैम। नूतन मैम आप बोलिए। डी सुब्बाराव। अभी वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? सुधा मैम। शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? शक्तिकांत दास से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रवि सिंह सर। जी महिमा मैम आप बताइए। उर्जित पटेल से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? मोहित सर। उर्जित पटेल से पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन। ये तीनों नाम इसलिए पूछ लिया गया है क्योंकि सीक्वेंस अगर करा दे या मैच द फॉलोइंग कराए तो हमें तीनों नाम पता रहेंगे। चौथा नाम हम लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चौथा नाम आराम से कर लेंगे, जो भी आएगा। 3 नाम याद रखिएगा क्योंकि आयोग प्रश्न ऐसे पूछ चुका है आरबीआई के गवर्नरों का क्रम देके। ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? संदीप सर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? संदीप सर। इस क्वेश्चन में बहुत कम हैंड रेज हुआ है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? बहुत कम हैंड रेज है। प्रिंस सर आप बोलिए।
गाने को कवर करने वाले सर नहीं सर, ये दूसरा वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलीम है, फिलिस्तीन राइटर्स के हैं, फिलिस्तीन राइटर्स के हैं, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? अर्चना मैम। आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी कौन है? अर्चना मैम। रानी मैम आप बोलिए। सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ तक का जो अभी रिवीजन क्वेश्चन था कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जो नए सदस्य जुड़े हैं, कल के पढ़ने के बाद आज को उनके बताने में या फिर आज को बताने में थोड़ी भी अगर आप लोगों को झिझक हुई हो, कुछ हुआ हो, तो आप लोग एक एक हैंड रेज कीजिए। मैं एक दो लोगों से 1 से 2 मिनट सिर्फ रिव्यू ले रहा हूँ कि आज आप लोगों ने क्या महसूस किया कल पढ़ने के बाद, आज जब पेपर पढ़ रहे हैं। जो नए सदस्य हैं सिर्फ उनसे 2 से 3 लोगों से मैं पूछूंगा कि क्या उन्होंने चेंज देखा। हैंड रेज कीजिए बस। जी रवि सर, कल आप क्लास में थे? कल की क्लास में? जी नहीं सर, वही मैं पूछना चाहता था, ये सब कहाँ से पूछा जा रहा है? सर ये आई दृष्टि पढ़ाई जा रही है। आई दृष्टि आपको कल डाला गया था ग्रुप में, ठीक है। उसी का पेज नंबर 16 था और 16 के बाद 17 आज शुरू किया जाएगा। अच्छा। देवव्रत सर, कल आप क्लास में थे। अब आज आप बताइए कि आपका जो अनुभव है कल से आज में क्या डिफरेंस है? देवव्रत सर। सर कल मैं जुड़ा था जब क्लास में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहा है और सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चन के आंसर दे पा रहा हूँ, बाकी के नहीं दे पा रहा हूँ। जी। फिर आज मैंने जब ये पता चला कि दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो कुछ मैंने घर पे कुछ तैयारी की थी, कुछ पढ़ाई की थी। जी। तो उससे अब धीरे धीरे ये लग रहा है कि मैं भी मुख्य धारा से जुड़ रहा हूँ। जी। और इसका बड़ा फायदा मिलता है कि जब जैसा भी रिवीजन क्लास चल रही थी, तो जो चीजें दिमाग से उतर गई रहती हैं, वो भी एक बार दिमाग में फिर से चढ़ जाती है। ओके, थैंक यू। संदीप सर, आप कल के क्लास में थे? यस सर, मैं था। आप बताइए आपका क्या अनुभव है कल से आज की बीच में? आज कॉन्फिडेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू। ठीक है, उम्मीद करते हैं सर आयोग की परीक्षा देने के बाद जब आप निकलेंगे तो ये कॉन्फिडेंस जो है ना और भी अच्छा बेहतर लगेगा अनुभव कि हम लोगों ने एक अच्छी क्लास को ज्वाइन किया है। और स्वाति मैम, आप कल थी क्लास में? स्वाति मैम, और जो पुराने सदस्य हैं 1-2 लोग बोल सकते हैं, जल्दी से हैंड रेज कीजिए, मैं उनसे पूछ लूं कि कल से आज के कुछ डिफरेंस देख रहे हैं वो लोग। ठीक है, रवि सर कुछ आपको भी कुछ और पूछना है क्या? रवि सर जल्दी से। जी नहीं सर, बिल्कुल सर, ये कंटिन्यू हो, मैं पढ़ के कल से सर कंटिन्यू हो जाऊंगा। बिल्कुल सर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें हैं नए सदस्य फिर से एक बार ध्यान लीजिए, आपको कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है। ये मत सोचिएगा कि हम पढ़ने बैठे हैं सिर्फ, आपको पढ़ने के साथ साथ एक्टिव मोड में रहना है कि आपका नाम कभी भी रैंडमली लिया जा सकता है। यानी आपको तैयार रहना है हर समय बोलने के लिए, यानी 2 वे कम्युनिकेशन होगा हर समय। किसी से भी रिलेटेड प्रश्न आ जाएगा, वो करंट अफेयर्स हो सकता है, वो पॉलिटी हो सकती है, वो हिस्ट्री हो सकती है, ज्योग्राफी हो सकती है, एनवायरमेंट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चर, या जो भी हमारे दिमाग में आएगा उससे रिलेटेड वो रिलेट कर देंगे। आपको तुरंत तैयार रहना है कि हमें आंसर देना है। ठीक है सर, तो आप अपने सभी लोग माइक ऑफ रखिएगा, जिसका नाम ले जाएगा हैंड रेज करेंगे और उसके बाद बोलेंगे, ठीक है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास की स्टार्टिंग शुरुआत करते हैं पेज नंबर 17 से। जो नए सदस्य नए जुड़े हुए हैं वो लोग देख लेंगे और उसके बाद पेज नंबर 17 पे पहुंच के जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए। जो नए लोग हैं, पुराने तो पहले से पहुंच के बैठे हैं, नए लोग जल्दी से हैंड रेज कीजिए। पेज नंबर 17 पर पहुंच गए हैं। चलिए, तो आप पहुंच गए हैं सभी लोग, स्टार्ट करते हैं। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गार्सिया मार्केज हैं। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग। अंटिल अगस्त, ठीक है, नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो मार्केज हैं। एक बहुत फेमस उपन्यास है गुनाहों के देवता। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? जी देवव्रत सर, आप बताइए। सर आपसे बोला गया ना, बोलना नहीं है, जिसका नाम लिया जाएगा हैंड रेज कीजिए बस प्लीज। आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, हमें पता है हमारे पुराने सदस्यों को थोड़ी चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं और नए सदस्यों को उनको साथ लेके जोड़ना है। चलिए, गुनाहों के देवता धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई रचना है और इसी में एक बहुत पूछी जाती है मैला आंचल। मैला आंचल की रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? टॉपर्स चॉइस से कोई आईडी है? प्लीज सर आप बताइए। सर परेश्वर रेणु। जी मैम बोलिए। चलिए, परिसर रेणु जी हैं। एक रिक्वेस्ट है थोड़ा सा आप लोगों से, क्योंकि आप लोग लगातार क्लास में जुड़ रहे हैं ना,
आप अपने नाम के साथ जो अपनी गूगल आईडी है थोड़ा सा नाम से कर लेंगे तो मुझे क्वेश्चन पूछने में जो एक हो जाता है कि सर हैं या मैम है, कई आईडी एक दो आईडी ऐसी है कि जहाँ पे हमको सर या मैम में थोड़ा सा डिफरेंस करने में दिक्कत होती है। अगर आप लोग नाम कर लेंगे तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। ओके, फ्रॉम आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर, फ्रॉम अ कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। कौन है? एस रमन है। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस रमन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार मिशेल टैला ग्रैंड को दिया गया। किसे दिया गया है? मिशेल टैला ग्रैंड को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। एबल पुरस्कार ये गणित का नोबेल माना जाता है, इसे गणित का नोबेल कहते हैं। और यह कहाँ से दिया जाता है ये बताएंगे भूपेंद्र सर। गणित के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कहाँ से की जाती है? हैंड रोज आप लोग कीजिएगा जल्दी से। भूपेंद्र सर आप बताइए तब तक गणित का नोबेल पुरस्कार कहाँ से? करिए सर, आप बोलिए। सर क्लियर नहीं है, नॉर्वे से सर? नहीं सर, नॉर्वे नहीं देता है। अमित सर आप बोलिए। अमेरिका हो? नहीं सर, जब नहीं है तो मत बोलिए, रुक जाइए। अमित सर आप बोलिए। सर मुझे भी फिर हैंड रेज क्यों, फिर हैंड रेज आप लोग क्यों कर रहे हैं? रवि सर आप बोलिए। फिलीपींस सर। फिलीपींस, फिलीपींस से सर दिया जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। गणित का नोबेल पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया से घोषणा की जाती है। आप लोग नोट डाउन कीजिए, गणित के नोबेल पुरस्कार की घोषणा ऑस्ट्रेलिया से की जाती है, इसे नोट डाउन कीजिए तुरंत। और नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये बताएंगे अमित मिश्रा सर, प्लीज सर। सर उसमें चिकित्सा में और भौतिकी में, रुक जाइए, केमिस्ट्री में। रुक जाइए। अर्चना मैम बताएंगी 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठवां कौन सा है? अर्चना मैम। साइंस का तीनों है, फिर इकोनॉमी है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है और हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। साहित्य के लिए देता और सर अर्थशास्त्र के लिए। अर्थशास्त्र साहित्य हो गया, एक क्षेत्र और बच रहा है। अरुण सर आप बोलिए। सर शांति, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे से की जाती है, ओस्लो से। ठीक है, नॉर्वे से की जाती है, ओस्लो से। और वर्ष 2024 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। तो आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस जैसे ले जाएंगी वहां पर आपको सारी चीजें, जो नए सदस्य हैं और पुराने सदस्य सबको हम लोग एक साथ लेके चलेंगे। और एक्स्ट्रा क्लासेस में आप सभी नए सदस्य पुराने सदस्य सबको जोड़ना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि सिर्फ नए सदस्य जुड़े, पुराने सदस्यों का रिवीजन हो जाएगा इस क्रम में जोड़ के। ठीक है, इसके लिए तैयार रहिएगा। जल्दी एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग लेंगे, जल्दी से संडे के दिन रख लेंगे किसी दिन। ठीक है, चलिए। तो 5-6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ है? अंकिता मैम बताएंगी। अंकिता मैम, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाना शुरू हुआ है? अंकिता मैम। अरुणिमा मैम, आशुतोष सर, विनय सर आप बोलिए। 1968। 1968 दिया जाता है। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है, इसकी जो प्राइज मनी है वो किसके द्वारा आवंटित की जाती है, किसके द्वारा दिया जाता है? भूपेंद्र सर बताएंगे। प्राइज मनी, प्राइज मनी। रिशु मैम बोलिए आप। सर स्वीडन का सेंट्रल बैंक। जी मैम, ओके ठीक है। जो बैंक है उस बैंक के द्वारा दिया जाता है। 300 वर्षीय जो हुई थी उसी वजह दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एबेल पुरस्कार हो गया। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में क्यों नहीं दिया जाता है? तो उसका कारण क्योंकि क्लासेस रिकॉर्ड है तो यहाँ नहीं बोलेंगे, बाद में क्लास से बंद करेंगे बता देंगे। ठीक है, चलिए आगे है। इसे जॉन डिर्क्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जॉन डिर्क्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गगनदीप कांग है। कौन है? गगनदीप कांग। ठीक, विनय सर और देवव्रत सर कुछ आपका क्वेरी है क्या? जल्दी से, अगर नहीं तो फिर हैंड रेज हटा दिया कीजिए, क्योंकि फिर वहां पे जाता है और लगता है कुछ आपको दिक्कत हो चुकी है। आप लोग नए जुड़े हुए हैं इसलिए पूछना पड़ रहा है बार बार। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा है। ठीक है, ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा है। 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन जीती है? तो क्रिस्टेलिना प्लिस्कोवा है, चेक गणराज्य की है। ठीक है, मिस वर्ल्ड कौन है? ठीक है, मिस वर्ल्ड के लिए कोड बताया गया था। नितिन तुम बताओ मिस वर्ल्ड के लिए कोड क्या था?
कौन बताएगा कोड मिस वर्ल्ड का? बताया जा चुका है। चलिए नहीं आता तो लिख लो मिस वर्ल्ड को चेक करो, मिस वर्ल्ड को पिज्जा, मिस वर्ल्ड को चेक करो बना लो, यहां से बन जाएगा मिस वर्ल्ड को चेक करो, कोस हो जाएगा कोवा, पिज्जस कोवा, ठीक है। मिस वर्ल्ड कोस हो जाएगा पिज्जोस कोवा और हो जाएगा चेक करो यानी चेक गणराज, ठीक है। मिस वर्ल्ड को चेक करो बना सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग क्रिस्टी मिस वर्ल्ड चेक करने गई, ऐसे भी हो सकता है क्रिस्टी, जो भी आप लोगों को आसान लगे। वैसे हमको लगता है मिस वर्ल्ड को चेक करो ज्यादा आसान है, मिस वर्ल्ड को चेक करो, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ओपेनहाइमर को। किसे सम्मानित किया गया है? ओपेनहाइमर को सम्मानित किया गया ऑस्कर से, ठीक है। 96वां है, 96 नंबर का ऑस्कर है, ये भी याद रखना है, 96 नंबर का ऑस्कर है। उसके बाद प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रिकेन यामामोटो है। कौन है? रिकेन यामामोटो। प्रित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसे बना सकते हैं प्रित्जयामा, जापान, ठीक है। प्रित्जयामा बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए। जो वन वर्ड में क्वेश्चन आएंगे सभी लोगों को ध्यान रखना कि गलत ना हो। फिर हमें क्वेरी है क्या? जी मैम। सर ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा? सर ये प्रित्जगर आर्किटेक्चर मैम, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब जो आप घर का भवन का जो निर्माण होता है, जो इंजीनियर लोग होते हैं ना आर्किटेक्चर करते हैं, आर्किटेक्चर का काम, उनके उसी नाम में जुड़ा है प्रित्जगर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, ठीक है मैम। ओके आगे इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष हैं, इसे किनारे कर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है किसे? अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज आप बता सकते हैं? कोई बताएगा क्या अमिताभ घोष के बारे में? कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए। अमिताभ घोष जी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन बताएगा? जी ऋषि मैम बोलिए आप। सर आई थिंक G20 में सर इनको कुछ अपॉइंट किया गया था सर, जब भारत में G20 का समिट हुआ था। मैम वो अमिताभ घोष नहीं है, ये साहित्य के लेखक में है। अमित सर बोलिए आप। सर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको 1989 में शायद। देखिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसी को दिया गया था तो अमिताभ घोष को दिया गया, ठीक है। यानी वो ये लेखक हैं जिन्होंने अपने लिए एक साहित्य अकादमी पुरस्कार की श्रेणी जुड़वा दी, ठीक है। यानी भारत सरकार को जोड़ना पड़ा इनके योगदान को देखते हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरास्मस पुरस्कार हो गया अमिताभ घोष को, इनको किनारे करिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और केपीपी नाम्बियर अवार्ड से सम्मानित किया गया इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ को। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। इसरो की स्थापना कब की गई थी? विशु मैम बताएंगे। इसरो की स्थापना कब की गई थी विशु मैम? सर 1969। 1969 कंफ्यूज है, फिर भी सही है। सुधा मैम बताएंगी अंतरिक्ष आयोग कब बना था पहली बार भारत में? सुधा मैम अंतरिक्ष आयोग भारत में कब बना था? जी विशु मैम बोलिए आप। सर लास्ट ईयर ही बना सर 2023 में अंतरिक्ष आयोग। प्रदीप सर आप बोलिए। प्रदीप सर आप बोलिए। अर्चना मैम 1972 सर। 1972 है अंतरिक्ष आयोग का, ठीक है। और 1972 1962 है सर। हिमांशु सर आप बताइए। सर 1972 है अंतरिक्ष आयोग 1972, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, अंतरिक्ष आयोग 1972 बना था और इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। वैसे डीआरडीओ भारत में रक्षा अनुसंधान के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। डीआरडीओ के द्वारा एक हाल ही में स्वदेशी हल्का टैंक भी बनाया गया था। स्वदेशी हल्के टैंक का क्या नाम है? अभय सर बताएंगे। उस स्वदेशी हल्के टैंक का क्या नाम है? ध्रुव सर आप बोलिए। आप बहुत दिन बाद क्लास में जुड़ रहे हैं आज। अच्छा तो अभी हेल्थ सही है आपकी? ठीक है आप बताइए। जोरावर। जोरावर जो है स्वदेशी हल्का टैंक है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जोरावर। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? मेन प्रश्न तो ये था। नीतीश सर बताएंगे। नीतीश सर बताइए डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। वेरी गुड। 1958 में एक और महत्वपूर्ण चीज है, कोई बताएगा क्या? 1958 में नासा की स्थापना।
नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। और ठीक है, वेरी गुड, नासा की स्थापना है। उसके बाद 1959 में भारतीय संविधान से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज है 1959 में, कौन बताएगा? आदित्य सर बताइए, 1959 में इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है 1959 में? वो बहुत बार पूछा जाता है, हम सभी के दिमाग में होगा। जी नूतन मैम बताइए आप। पंचायती राज जो राजस्थान में जी पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसे नोट डाउन करिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, सब लोग पढ़े हैं, लेकिन अगर ईयर वाइज पूछ ले तो ध्यान में नहीं आता है। अब वैसे 1959 में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था। उसका कोई बता सकता है क्या आप में से? जी तरुण सर बोलिए। बैंकों का राष्ट्रीय सर IIO-CIO की स्थापना हुई थी। ठीक है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण जो बोल रहे हैं सर गलत है, 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण है। और आपने सर क्या बोला? सर IOCL जो है इंडियन ऑयल ठीक कॉर्पोरेशन है, लिमिटेड। IOCL के साथ साथ एक और 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक के क्षेत्र में। ये कन्हैया सर आप बताइए, 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 1959 में, कन्हैया सर। सर दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई की स्थापना। वेरी गुड, जो मैं क्वेश्चन जानना चाह रहा था वो ये था कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो इस्पात संयंत्र थे, यानी भारत में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी, जिसमें मूल उद्देश्य था उद्योगों का विकास। पहली था कृषि, दूसरे में था उद्योगों का विकास। पहले था कृषि, दूसरा था उद्योगों का विकास। उद्योगों के विकास के क्रम में 1959 में 3 जो महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र स्थापित किए जाते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था? जी विनय सर आप बताइए। ब्रिटेन। दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था शुभम सर? राउरकेला किसके सहयोग से लगाया गया था? जर्मनी नहीं है सर, पश्चिमी जर्मनी है। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी है, पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, जर्मनी उस समय पश्चिमी जर्मनी में था और पूर्वी जर्मनी पश्चिमी जर्मनी बटे हुए थे, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था 1959 में। और जो भिलाई इस्पात संयंत्र है, भिलाई इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था? उत्कर्षा मैम बताएंगी। उत्कर्षा मैम सर क्या है? रूस, वेरी गुड, लेकिन रूस नहीं था वो, सोवियत संघ था। ध्यान रखिएगा शब्दों में, आयोग कंफ्यूजन कराता है। ठीक है, यूएसएसआर था। वैसे यूएसएसआर का जो विखंडन है वो किस सन में होता है? हिमांशु सर बताएंगे, यूएसएसआर का विखंडन कब होता है? 1991 में यूएसएसआर का जो विखंडन होता है। अरुणिमा मैम बताएंगी कितने राज्यों में, कितने देशों में टूटता है यूएसएसआर? 15 देश। कितने देशों में टूटता है? 15 देशों में टूटता है। 14 + 1। ठीक है, चलिए, तो यूएसएसआर हो गया। और भिलाई के साथ साथ रूस के सहयोग से एक और इस्पात संयंत्र भारत में स्थापित किया जाता है 1964 में। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? जी विनय सर आप बताइए। हर्षी सर आप बोलिए। बोकारो, बोकारो, बोकारो कहाँ पर है? बोकारो किस राज्य में है? जी कन्हैया सर बोलिए आप। झारखंड में, वेरी गुड, याद रखिएगा ये प्रश्न आया हुआ है, बोकारो। ठीक है, और हिंडाल्को, हिंडाल्को कहाँ पर है? अभिषेक सर बताएंगे हिंडाल्को। अभिषेक सर। जी उमा शंकर सर बताइए आप, हिंडाल्को कहाँ पर है? सोनभद्र में है, रेनीकूट में, रेनीकूट में। हिंडाल्को जो संयंत्र है वो किसके सहयोग से लगाया गया था? भूपेंद्र सर बताएंगे, हिंडाल्को जो संयंत्र किसके सहयोग से लगाया गया था? भूपेंद्र सर। उमाशंकर सर आप बोलिए। उमाशंकर सर आप बोलिए। सर माइक ऑन करके बोलिए प्लीज, अगर आप माइक ऑफ करके बोल रहे थे। सॉरी सर, पता नहीं। तो आपने हैंड रेज किया हुआ फालतू में। टॉपर्स चॉइस जो आईडी है प्लीज सर आप बताइए, या मैम जो भी है। सर रसिया से। रसिया से नहीं, गलत है, रसिया से नहीं है, गलत है। आदित्य सर आप बताइए। तो अब अर्चना मैम आप बताइए। अमेरिका। अमेरिका के सहयोग से लगाया, बहुत सही, वेरी गुड।
अमेरिका के सहयोग से ये संयंत्र लगाया गया था हिंडाल्को में। हिंडाल्को जो संयंत्र है वो किस तत्व के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऐश्वर्या मैम बताएंगे किस तत्व के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऐश्वर्या मैम। सर एल्युमिनियम। वेरी गुड, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जो है किसका अयस्क है? एल्युमिनियम किस अयस्क से प्राप्त होता है? अलकेश सर, एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? नाजरीन में आप बोलिए। बॉक्साइट। बॉक्साइट से, वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पर हैंड रेस की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है। उम्मीद करेंगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि 84 के 84 हैंड रेज होंगे क्वेश्चन के साथ, जब हम लोग एग्जाम के और नजदीक पहुंचेंगे। अब हैंड रेज की संख्या जो है 22 से 25 पहुंच रही है कंटिन्यू। ये एक अच्छी चीज है, सुखद संदेश है कि हम सभी लोग राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं सही के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? लीना नायर। इंपॉर्टेंट है, टाइम मैगजीन में वीमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? वीमेन ऑफ द ईयर की सूची में किसे शामिल किया गया है? लीना नायर को सम्मानित किया गया है, शामिल किया गया है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन में लीना नायर को शामिल किया गया है। ठीक है, कोड बना सकते हैं, नाटा कोड बना लीजिए, अच्छा रहेगा। टाइम जो है नाटा बना लीजिए, सही रहेगा। टाइम नाटा बना लीजिए तो याद रहेगा, नायर और टाइम, टाइम नाटा कोड याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम टाइम में यही काम आएगा कि सर ने नाटा बोला था कुछ टाइम के साथ जोड़ के, तो टा से टायर नायर याद आ जाएगा। ठीक है, आप लोग अभी लगता होगा कि हम अभी याद कर लेंगे, जैसे जैसे फैक्ट की बम्बार्डमेंट होगी वो दिमाग से स्टिक करने लगेगा सारा करंट अफेयर। जो कोडिंग रहती है वही काम आता है एग्जाम के समय में। हमें तो वही काम करता है कि नाटा मैंने कुछ बोला था और टा से कुछ यहाँ दिख रहा है, ना से कुछ दिख रहा है, बस वही है, नाम आपका याद हो जाएगा। वहां से सर कुछ बोलना है क्या? सर थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। ये सर जो आपने बताया बोकारो इस्पात उद्योग, जी सर इसकी स्थापना आपने 1964 में बताया है। 64 1964। लेकिन हमारे साथ 65 में था, लेकिन बस। सर एग्जैक्ट क्या होगा 65 है? 1964 है सर। 1964 ना? जी जी, मैंने सर तो 1965 पढ़ा है इसको तो। नहीं नहीं, जहां से भी सर आपने पढ़ा है उसे सही कर लीजिएगा। ठीक है, 64 है सर। वो 64 ही है सर जगह पे। ठीक है, देखिए हम इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं कि अगर कोई तथ्य आपको दोबारा जब मिलता है तो क्रॉस चेक कीजिए कि दोनों में से कहीं ना कहीं तो गलत है, यानी दो जगह मिल रहा है दो तथ्य तो। ठीक है, तो 1964 सही कर लीजिए, क्योंकि मैं 2 से 3 बुक में देखा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसे याद किया था ना, 1959 में एक स्थापित हुआ, 5 साल बाद फिर बोकारो में स्थापित कर दिए। ठीक है, 5 साल बाद बोकारो में स्थापित कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसे दीवान स्टेलियर से सम्मानित किया गया है। इसके अनुवादक है पंकज कुमार चटर्जी। पंकज कुमार चटर्जी ने दीवान स्टेलियर की पुस्तक का अनुवाद किया है और इन्हें सम्मानित किया गया रोमन रोलैंड पुरस्कार 2023 से। रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घनश्याम दास बिरला, चलिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आदित्य सेन को दिया गया है, जो भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक है। किसके हैं? भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक है। कौन? अदिति सेन। अदिति सेन किसकी है? भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक है। अदिति सेन किसकी वैज्ञानिक है? भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक है। इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, चलिए तो अदिति सेन। अब देखिए घनश्याम दास बिरला पुरस्कार है जो जीडी जो संगठन बनाया गया है, एक जीडी घनश्याम दास ट्रस्ट बनाया गया है। घनश्याम दास जो बिरला है, घनश्याम दास बिरला जी के निधन के बाद एक ट्रस्ट बनाया गया, जीडी ट्रस्ट। 1991 से घनश्याम दास बिरला ट्रस्ट के द्वारा 3 जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनकी घोषणा की जाती है। एक है जीडी पुरस्कार, एक है व्यास पुरस्कार, एक है बिहारी सम्मान। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, आगे अभी नाम आएगा, व्यास, बिहारी और इधर है घनश्याम दास बिरला। ठीक है, तो जीडी पुरस्कार भारत के किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। सर फिर से बोल दीजिए वाला पूरा। देखिए चलिए बोल देते हैं। जो घनश्याम दास बिरला जी हैं, जब इनका निधन हुआ था, इनके निधन के तुरंत बाद बिरला संगठन यानी बिरला जो कंपनी है उसके द्वारा जीडी एक ट्रस्ट बनाया गया और उसके द्वारा जैसे नोबेल पुरस्कार आता है इसी तरह से इस तरह को बनाया गया साहित्य के क्षेत्र में देने के लिए। तो जीडी पुरस्कार जो है बनाया गया। फिर एक बनाया गया व्यास पुरस्कार, एक बनाया गया बिहारी पुरस्कार। जीडी, व्यास, बिहारी मैंने ऐसे याद किया है, जीडी, व्यास, बिहारी तीनों ऐसे याद रखिएगा आप लोग। जब वहां नाम आएगा तो मैं नाम जोड़ूंगा, सीधे सीधे हो जाएगा। वैसे नितिन बताओ, तुमको व्यास पुरस्कार से संबंधित पुरस्कार का कोड बताया गया क्या था? कौन बताएगा? व्यास पुरस्कार से संबंधित कोड बताया गया था, कौन बताएगा? व्यास पुष्पा को करें याद, पुष्पा याद करें, ऐसे कुछ था। व्यास पुष्पा को करें याद याद याद, पुष्पा याद याद याद।
व्यास पुष्पा को करें याद याद याद। भूल जा रहे हो सब लोग कोड, हमें याद है, आप लोगों को भूल जा रहे हैं। हाँ, व्यास पुष्पा को करें याद याद याद। पुष्पा जो है लेखिका है और यादें 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 उनकी रचना का नाम है। पुष्पा कौन है? लेखिका है और यादें 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 उनकी काव्य संग्रह है। याद रखिएगा, व्यास पुष्पा को करें याद याद याद। जो नए सदस्य जुड़े हैं कृपया एक बार हैंड रेज करके बताते कि उन्होंने इस कोड को लिख लिया। व्यास पुष्पा को करें याद याद याद। ठीक है, याद रहेगा, हम भूलेगा नहीं कभी। हमको लगता है एग्जाम में आ जाए तो याद ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब जीडी आ गया ना, तो जीडी जो है अदिति के साथ भौतिकी में चली गई। जीडी जो है यानी घनश्याम दास जी अदिति के साथ भौतिकी में नोबेल लेने चले गए, ऐसे पकड़ सकते हैं आप लोग। जीडी घनश्याम यानी जीडी जो है अदिति के साथ भौतिकी में नोबेल लेने चले गए, बना लीजिए, ऐसे ही भूलेगा नहीं। व्यास पुष्पा को करें याद याद याद। बिहारी सम्मान का कोड कौन बताएगा? बिहारी सम्मान का कोड जो नए सदस्य कॉपी पेन के साथ बैठे रहिएगा, जैसे कोड बोला जाएगा नोट कीजिएगा जल्दी से। बिहारी सम्मान किसके दिया गया था, कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए पुराने सदस्य जो लोग हैं। बिहारी पुरस्कार, देखिए बिहारी पुरस्कार अभी घोषणा नहीं हुई है, अभी जब घोषणा हो गई होगी तो अभी दृष्टि में आई होगी तो मिल जाएगा हम लोगों को पढ़ने के लिए। पिछले साल का पढ़ने का हम लोगों को बहुत ज्यादा भी वो है नहीं, इसीलिए आप लोगों को याद नहीं, उनका कोड नहीं बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 17 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व पेंगोलिन दिवस। याद रखिएगा, ये वही पेंगोलिन है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोरोना यहीं से निकल के आया था। कितने लोगों ने ऐसी खबर को सत्य मान लिया था? पेंगोल जो कोरोना था इसी से निकल के आया था। ठीक है, ऐसी जो अफवाहें फैलाई गई थी रूमर कोरोना को लेके, पेंगोलिन और पता नहीं कौन कौन से जानवरों को लेकर फैलाया गया था। उस समय पेंगोलिन जब मैं पर देखा, मैंने कहा हम भी देख लें क्या है पेंगोलिन, उस तरह देख के समझा। तो 17 फरवरी को पेंगोलिन दिवस मनाया जाएगा। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस आप लोगों को बताया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस कब मनाया जाएगा? नितिन बताएंगे। 24 मई। 24 मई, वेरी गुड। 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है स्वाति मैम? 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हीना मैम आप बोलिए। हीना मैम, रूपाली मैम आप बोलिए। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता अधिनियम भारत में कब घोषित किया गया था या कब पारित किया गया भारतीय संसद के द्वारा? रोहित सर बताएंगे। रोहित सर बताएंगे जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? रोहित सर, माइक ऑन नहीं है आपका। नितिन सर आप बताओ। 2002। 2002, वेरी गुड। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पेंगोलिन से हो गया। उसके बाद 77 में बाफ्टा अवार्ड से सम्मानित है फिल्म ओपेनहाइमर। याद रखिएगा, ऑस्कर और बाफ्टा दोनों में ओपेनहाइमर है, भूलना नहीं है। ऑस्कर में और बाफ्टा में दोनों में ओपेनहाइमर है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पूर्व नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नवाब सलाम बने हैं। नवाब सलाम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मोहित सर बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोहित सर। नितिन सर बोलो। सर हेग, नीदरलैंड। हाँ, हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया था। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? महेंद्र सर बताएंगे। महेंद्र सर, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी क्या है? भूपेन सर आप बताइए। भूपेन सर। हेग में है सर, हेग। नहीं, नीदरलैंड की राजधानी हेग नहीं है। निधि मैम आप बताइए। निधि मैम। शुभम क्या मैम? वेरी गुड। जो नीदरलैंड है, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, ये जो तीन देश हैं समुद्र तल से नीचे स्थित देश हैं। याद रखिएगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ये तीन देश हैं समुद्र तल से नीचे स्थित है, जिसमें बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, जहां पर नाटो का मुख्यालय है। नाटो की स्थापना हुई थी वर्ष 1900। कन्हैया सर बताएंगे। 1904
मार्च 1949 4 4 अप्रैल 4 अप्रैल 1949। हम देख रहे हैं कि सुन रहा है कौन कौन। 20 से ही हम रोक देंगे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। 1949 और 4 अप्रैल 1949 है। फिर से नाम बताइए फिर से। नाटो की स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। हो गया तरुण सर? सर नीदरलैंड था, बेल्जियम था और कौन सा देश था? लग्जमबर्ग। ठीक है। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से हम लोग घूम लिए, नवाब सलाह याद रखिएगा। ये आईसीजे का उपाध्यक्ष हम लोगों को देख लेना है, क्योंकि पीसीएस जे की परीक्षा हुई थी, आईसीजे का उपाध्यक्ष पूछ के बैठा था आयोग ना, तो ध्यान में रखिएगा उपाध्यक्ष खोजना है। और जो सदस्य खोज लेंगे तो कल जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो खोज ही दूंगा, लेकिन आप लोग खोज लेंगे तो अच्छी लगेगा कि आप लोगों ने खोजा है। अगला है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? एलेक्स डॉसन है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एलेक्स डॉसन है। उसके बाद है गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर है। कौन है? सुरेश वाडकर से सम्मानित किया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से। आगे है तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? वी श्रीपति। वी श्रीपति, ये इंपॉर्टेंट है, किनारे कर दीजिए। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली जो आदिवासी महिला है वी श्रीपति हैं। वैसे पाकिस्तान में जो हाई कोर्ट है, पाकिस्तान के हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट था, वहां पर किसी पहली महिला को पहली बार जज बनाया गया है। क्या नाम था उनका? कन्हैया सर बताइए। आलिया नीलम सर। क्या सर? आलिया नीलम। वो सुप्रीम कोर्ट था या फिर हाई कोर्ट था? लाहौर हाई कोर्ट था। वैसे भारत में कुल हाई कोर्ट की संख्या कितनी है हिमांशु सर? भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? सर शायद 25 है क्या? कंफर्म ही है? 25 है। 25 है। ठीक है, 25 है। जो 25 हाई कोर्ट हैं उसमें से जो त्रिमेन यानी त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम में एक साथ स्थापित किया गया था, कि 25वां हाई कोर्ट है वो कहाँ स्थापित होने वाला हुआ था? 25वां हाई कोर्ट कौन बताएगा? 25वां हाई कोर्ट जी मनीष सर बताइए आप। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए। जो ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का उच्च न्यायालय है? आप ऐसा बताएंगे। दिल्ली। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? अमित सर बताएंगे। दिल्ली के वास्तुकार कौन है? लुटियंस। वेरी गुड। शायद कहे हैं सर, कंफर्म है तो बोलिए ना कॉन्फिडेंस के साथ। लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस। वैसे लुटियंस आ गया है तो चंडीगढ़ भी हम लोग चले जाए, घूम के आ जाएं। कन्हैया सर बताएंगे चंडीगढ़ के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैश्विक पर्यावरण पुरस्कार याद रखिएगा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की पहली महिला कौन है? गीता बत्रा है। यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट जो फैसिलिटी है, यानी वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन से कार्यालय की निदेशक बनने वाली पहली कौन है? गीता है। यानी गीता, भगवत गीता जो है, यानी महाभारत है, महाभारत भगवत गीता में एक जो पर्व आता है जो महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है, वो कौन सा पर्व है? छठवां पर्व। छठवां पर्व कौन सा है? तापस प्राइज जो भी है। ठीक है, तापस प्राइज। सर आप थोड़ा सा अगर अपना नाम कर लेंगे तो मुझे नाम अच्छा लगेगा लेने में, क्योंकि यहाँ पे जब ये तापस कल कर लीजिए। मेरा नाम मयंक है। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पे जो दिखता है ना तो वो बोलते समय ये रहता है कि ये कौन मतलब है, सर या मैम वाला कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एच.डी. मुनी है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एच.डी. मुनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? सुनील भारती मित्तल हैं। याद रखिएगा क्या है?
किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? सुनील भारती मित्तल है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया था निमहांस। निमहांस जो है वो मेंटल हेल्थ के लिए जाना जाने वाला भारत में महत्वपूर्ण सबसे इंस्टीट्यूट है जो बेंगलुरु में है, निमहांस। प्रश्न ये भी बनेगा कि निमहांस कहाँ पर है? निमहांस कहाँ पर है? ठीक है, निमहांस कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। और दूसरा प्रश्न ये बनेगा किसे दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार निमहांस को दिया गया है और प्रोफेसर बोटले म्योंगवे, ठीक है। तो अब यह बना सकते हैं मंडेला निम्बो बना लीजिए, मंडेला निम्बो, भूलेगा नहीं, मंडेला निम्बो, ठीक है, मंडेला निम्बो। नीच हो जाएगा निमहांस और बोस हो जाएगा गोटले, ठीक है, निम्बो, मंडेला निम्बो, मंडेला निम्बो, ठीक है। किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ऑर्डिनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अशोक वीर राघवन को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? अशोक वीर राघवन को सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो है शशि थरूर। शशि थरूर को सम्मानित किया गया है सेविलियर डे ला लीजेंड डी ऑनर पुरस्कार से। इस पुरस्कार को किनारे कर लीजिए क्योंकि इसके ऑप्शन में मोदी जी का नाम जरूर रहेगा और सभी जो सदस्य नहीं पढ़े रहेंगे वो आंख मूंद के तुक्का मारेंगे नरेंद्र मोदी जी को, चूंकि 14 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी फ्रांस की यात्रा पर भी थे। जब 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर थे उस दिन बहुत महत्वपूर्ण घटना घट रही थी भारत में, बहुत महत्वपूर्ण चीज हो रहा था। वो क्या था? अलकेश सर बताएंगे वो क्या था। अलकेश सर, हैंड रेज कीजिए आप लोग जल्दी से, 2 लोग खाली हैंड, 3। अवधेश सर आप बोलिए। मिशन चंद्रयान को लॉन्च किया जा रहा था, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मिशन चंद्रयान के जो लॉन्चिंग यान था उसका क्या नाम था? मिशन चंद्रयान का लॉन्चिंग यान का क्या नाम था? हैंड रेज कीजिए, देखते हैं कितने लोग बताते हैं इसको। देवव्रत सर आप बोलिए। LBM-3 हाँ, LBM-3, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये GSLV का रूपांतरित रूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो चंद्रयान को लॉन्च किया गया, चंद्रयान कब चंद्रमा की सतह पर लैंड करता है, सुरक्षित लैंडिंग करता है, ये बताएंगे ब्रह्मवीर सर, दीपक सर, दिग्विजय सर, अभी सर बताइए। सर 23 अगस्त 23 अगस्त है शायद में, कंफर्म है 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की भी घोषणा की गई है। जिस जगह पर उतरा था उस पॉइंट का क्या नाम था? नाजरीन में, जिस जगह पर उतरा था उस पॉइंट का क्या नाम था? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। शिव शक्ति पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में चंद्रमा पर किस देश के द्वारा मिशन भेजा गया जहां से मिट्टी लाने की सफलता उस देश ने प्राप्त कर दी है? उत्कर्ष बैंक प्लीज। चीन के उस चंद्रयान का क्या नाम था? और सर बोलिए आप। चांग-ई 6 था। चांग-ई 6 चंद्रमा की किस सतह पर उतरा था? चांग-ई 6 चंद्रमा के किस सतह पर उतरा था? नवीन सर बताएंगे। चांग-ई 6 क्योंकि अपना माइक ऑफ रखिए सभी लोग, जिनको बोलने के कहा जाए वही बोलेंगे। नवीन सर, निधि मैम आप बोलिए। चांग-ई 6 चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरा था? पंकज सर आप बोलिए। एटकन बेसिन दक्षिणी ध्रुव पर। एटकन बेसिन दक्षिणी ध्रुव पर। इंपॉर्टेंट ये है कि वो अंधेरा क्षेत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है वो अंधेरा क्षेत्र था जहां पर सुरक्षित लैंडिंग की गई और वहां से मिट्टी लेके आने में सफलता प्राप्त हुई चांग-ई 6 को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने भी लैंडिंग हुई है विश्व के देशों की, वो सब उजाले बेसिन पे किया गया है। ये अंधेरे क्षेत्र में, वही कहा जाता है अंधेरे में तीर मारा गया और सफल हो गया। ये भी एक कहावत यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। अंधेरे में चीन ने तीर चलाया और सही हो गया। बढ़ते हैं आगे। चलिए, किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वो अजीत मिश्र हैं, ठीक है। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बैक टू बैक 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मिल रहा है, शशि थरूर और अजीत मिश्र। दोनों नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
विंग इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। विंग इंडिया जैसे आए उसके साथ लगा दीजिए है। विंग इंडिया है हैदराबाद में बेगम के साथ, ठीक है। विंग्स इंडिया है हैदराबाद में बेगम के साथ, यानी बेगम पेट हवाई अड्डा भी पूछे तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। बेगम पेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। बेगम पेट हवाई अड्डा कहाँ पर है? हैदराबाद में है। विंग्स इंडिया है हैदराबाद में बेगम के साथ, कोड मना सकते हैं आप लोग। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? वो ये दुबई में, इंपॉर्टेंट है। आयुष में 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। आयुष में 5 क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं ये शुभम सर बताएंगे। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? कृपया एक एक लोग बोलेंगे तो एक एक नाम सबसे लिया जाएगा। शुभम सर आप पहले बोलिए। रवि सर आप बोलिए। जी शुभम सर। आयुर्वेद है, नंबर 1 हो गया आयुर्वेद। शुभम पाल सर आप बोलिए दूसरा क्या है? यूनानी है, ठीक है। आगे बताएंगे सृष्टि मैम। क्या मैम? चलिए तरुण सर आप बताइए। तरुण सर। नहीं पता, इसका नहीं पता। अच्छा चलिए कन्हैया सर आप क्लियर कीजिए। सर सिद्धा है। नूतन मैम अगला बताइए। सर होम्योपैथी है, वेरी गुड। हर्षित सर अगला बताइए आप। योग है। योगा एंड नेचुरोपैथी। हाँ योगा एंड नेचुरोपैथी। अब आप लोग AYUSH लिख लीजिए। AYUSH आप इसको डिफाइन कर लीजिए। A से हो जाएगा आयुर्वेद, Y से हो जाएगा योग, U से हो जाएगा यूनानी, S से हो जाएगा सिद्धा और H से हो जाएगा होम्योपैथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सविता कांत। ठीक है रुकिए, हम नहीं रिपीट करेंगे, रोहित सर रिपीट करेंगे। रोहित सर आप बोलिए। सर AYUSH करके है। A से आयुर्वेद हो, Y से आपका योग हो गया, U से यूनानी है, S से सिद्धा हो गया और H से होम्योपैथी हो गया। वेरी गुड, हो गया नोट सभी का? अभी भी किसी का बाकी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सविता कंसवाल जो है पर्वतारोही है, इन्हें राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। सविता कंसवाल पर्वतारोही है। तेनजिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार से प्राप्तकर्ता अन्य जो भारतीय हैं, अंश कुमार तिवारी हैं, परवीन सिंह हैं, तुलसी चैतन्य मोथुपुरी हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस तेनजिंग नोरगे पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक है। नोरगे कंस को पीट दिए, ऐसे बना लीजिए। नोरगे कंस को पीट दिए, ठीक है। नोरगे कंस को पीट दिए, ठीक, पर्वत पर जाकर। नोरगे कंस को पीट दिए पर्वत पर जाकर। नोरगे कंस को पीट दिए कहां पर जाकर? पर्वत पर जाकर, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जाय अवार्ड से सम्मानित किया गया? जाय अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया, जाय अवार्ड। किसी का माइक ऑन है कृपया? दीपक सर माइक ऑफ कीजिए, बोलना है, कुछ पूछना है। दीपक सर, दीपक सर मेरी अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो कृपया माइक ऑफ कर लीजिए जल्दी से। सर ये अभी आप जो है अभी कोड बताया है उसको एक बार डिकोड कर दीजिए, ये क्या है? किस चीज का? अच्छा सविता न नोरगे, और हाँ सविता सॉरी, नोरगे कंस को पीट दिए पर्वत पर ले जाकर, नोरगे पुरस्कार हो गया, सविता कंसवाल को दिया गया, ये पर्वतारोही, ठीक है। नोरगे कंस को पीट दिए पर्वत पर ले जाकर, ठीक। तो नोरगे यानी तेनजिंग नोरगे पुरस्कार हो गया, सविता कंसवाल को दिया गया, ये क्या है? पर्वतारोही है, ठीक है। समझ आ गया रोहित सर? जी सर। और बाकी ये तीनों जो है इनको नहीं करना है, नहीं सर, 2022 का ऐसा, 2024 में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। ठीक। वो उतना नहीं, बस सविता कंसवाल चूंकि मरणोपरांत दिया गया है ना, उतना है। आगे हम आगे चीजों क्लियर करेंगे, टेंशन ना लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए जल्दी से। जी रानी मैम बोलिए आप। 15 जनवरी।
कब मैम? सर 15 जनवरी। 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय थल सेना दिवस। वायु सेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को और नौ सेना दिवस मनाया जाता है 4 नूतन में बताएंगे क्या आगे? दिसंबर है सर। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौ सेना दिवस। वैसे 4 दिसंबर को एक इंपॉर्टेंट डेट आप लोगों को और बताया गया है। कौन बताएगा 4 दिसंबर को? हरप्रीत सर बताइए। सती अधिनियम। सती अधिनियम 4 दिसंबर 1819 को पारित किया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ आयोग में, जीआईसी के प्रश्न में आ चुका है। तो अगला जो नंबर है पीसीएस में ये घूम के आएगा या आरओ में घूम के आएगा, टारगेट रखेगा। 4 दिसंबर 1829 को सती अधिनियम आया था और 4 दिसंबर 1829 के जो अधिनियम था नियम 17वें के तहत, याद रखिएगा, नियम 17वें के तहत रोका गया था सती को, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था, रोका गया था। वो तारीख क्या? 4 दिसंबर 17वां अधिनियम था। और दास प्रथा को रोका गया था किसके द्वारा? दास प्रथा को किसके द्वारा रोका गया था हिमांशु सर? दास प्रथा को भारत में किसके द्वारा रोका गया था? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा को रोका गया था। ये किस सन में रोका गया था? देवव्रत सर बताएंगे किस सन में रोका गया था? 1843 सर। 1843 में किस नियम के तहत? जैसे नियम 17 के तहत रोका गया था सती प्रथा को, किस नियम के तहत रोका गया था? विनय सर बताएंगे किस नियम के तहत? नियम 5। वेरी गुड, बहुत सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपन्यास एक्ट्रेस ऑफ गॉड के लेखक कौन है? सॉरी एक छूट गया। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण दिवस यानी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन दिवस। ठीक है, प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष याद रखिएगा, भारतीय थल सेना की घोषणा की है। तो ये भी पूछ सकता है कि प्रौद्योगिकी अवशोषण दिवस या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो भारतीय थल सेना के द्वारा किया गया है। अगला है उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल हैं। उसके बाद किस राज्य के 108 स्थानों पर लोगों के द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों के द्वारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बनाया गया गुजरात में। कहाँ बनाया गया? गुजरात में बनाया गया, जहां पर सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स यानी केंद्र खोला गया है। हीरो का एक सबसे बड़ा मार्केट खोला गया डायमंड बोर्स। यूरोपीय निवेशक बैंक की पहली महिला अध्यक्षा कौन है? इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक की पहली महिला अध्यक्षा है नादिया कैल्विनो। अगला है 45th फीडे शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ? बुडापेस्ट जो हंगरी की राजधानी है। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। 45वें नंबर का था फीडे जो था 45वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड है और जिसमें दोनों में ओपन वर्ग में और महिला वर्ग में, पुरुष ओपन वर्ग और महिला वर्ग दोनों में विजेता भारत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत बना हुआ है। आज के प्रश्नों में एक प्रश्न डाला गया था, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण चीजों की घोषणा कर दी गई है। उसमें कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है ये बताएंगे अभय सर। कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है अभय सर? जी न्यूटन मैम बताइए कितने खेलों को बाहर किया गया है? सर बाहर में अंदर बस 10 खेल सर याद है। देखिए यही याद है ना, जो मेन है वही नहीं याद है, अभी दिग्विजय सर ने हैंड रेज किया था, कृपया आप बताइए। दिग्विजय सर आप पहली बार हैंड रेज किए हैं, आज मुझे दिखा थोड़ा सा, बताइए आप कितने खेलों को अंदर रखा गया, बाहर किया गया? दिग्विजय सर बोलिए। जी संजय सर आप बोलिए। संदीप सर 10 खेलों को बाहर किया गया। 10 नहीं है सर, 10 नहीं है, तो मिनिमम है, आप बताइए। सर 9 है। 9 है। आप लोग इसे आप लोग इसकी मत कीजिए। राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जो प्रश्न बनेगा वो ग्लासगो बाइकाट हो गया। 9 बाहर हुआ, 10 अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सर ने क्या बोला? पिछले साल 19 हुआ था, 2022 में 20 से 9 बाहर, ठीक है, 10 अंदर। तो ये याद रखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल अब कोई कराना नहीं चाह रहा है। राष्ट्रमंडल जो सदस्य देश है, राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं कौन बताएगा? हरदीप सर बताइए, राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं? हाँ? नहीं। दिव्य सर बताइए, राष्ट्रमंडल में कितने 10 देश हैं?
दिग्विजय सर, देवव्रत सर बताइए आप। सर 56। 56 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका आयोजन कहाँ होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। वैसे ग्लासगो घोषणा जो हुई थी COP26 से संबंधित है। ग्लासगो COP26 का आयोजन किस वर्ष हुआ था? ऐश्वर्या में किस वर्ष हुआ था ग्लासगो COP26? सर तो 2021 2021। चलिए हाँ। आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 17 के बाद अब जो नए सदस्य हैं फटाक से, क्योंकि अब पेज नंबर 18 है, इसको पढ़ के जाएंगे आप लोग। आप आ जाइए पेज नंबर 27 पर, जहां पर वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके आप लोगों को पढ़ना है, जहां से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा इस बार, वो चाहे आरओ में गिर जाए या फिर टपक जाए टीसीएस में, आम के जैसा। विनय सर आपके साथ कैमरा ऑन है, वो माइक ऑन है, तो आप अपना माइक ऑफ कीजिए। किसी का माइक ऑन है, मुझे बार बार फोन कर रहा है यहाँ पे, इसके जरा पेज पलटने के लिए कुछ हो रहा है। जिसका भी ठीक है, सबका हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, सब लोग पहुंच गए पेज नंबर 27 पे। जल्दी से हैंड रेस कीजिए पेज नंबर 27 पे पहुंच के। जो नए सदस्य हमारे नए सर मैम जुड़े हैं सभी लोग, हैंड रेस कीजिए पेज नंबर 27 पे पहुंच गए। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रीडिंग कर रहा था तो मुझे दो तो बिल्कुल बहुत ज्यादा, ये 2-3 पेज जो है यहाँ से एक प्रश्न पक्का मिलेगा। आप लोग कहेंगे सर ने क्या पहले से पेपर पढ़ लिया था क्या? चलिए NIRF इंडिया रैंकिंग, ये नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2024 की घोषणा कर दी गई 29 सितंबर को। कब कर दी गई? 29 सितंबर को। वैसे 27 सितंबर को कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, हिना मलिक मैम बताएंगी 27 सितंबर को सबसे महत्वपूर्ण दिवस कौन सा मनाया जाता है। नित्या मैम आप बताइए 27 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मोहित सर आप बताइए। महिमा मैम आप बताइए। सर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। वेरी गुड। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या थी? हर्षित सर बताएंगे थीम क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम क्या है? रितेश सर आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम। पर्यटन और शांति। पर्यटन और शांति, पर्यटन और शांति है अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है। सॉरी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? सॉरी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? विनय सर बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। कन्हैया सर बताइए। सर 21 सितंबर है क्या? 21 सितंबर। और कौन कंफर्म करेगा इसे? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सुधा मैम बताइए। 21 सितंबर से। 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? हाफिज सर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय। और 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 दिसंबर को। नूतन मैम बताइए। बताइए अवधेश सर। 2 अक्टूबर में 2 दिसंबर पूछा है सर, 2 फरवरी नहीं पूछा है। रितेश सर आप बताइए। रितेश सर कंप्यूटर दिवस। वेरी गुड। कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, संगणक भी बोलते हैं उसे। हिंदी में जो प्रश्न पूछा हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संगणक दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और जो एड्स की टीके की खोज के लिए विश्व वैक्सीन दिवस, जो वैक्सीन दिवस है कब मनाया जाता है? वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है हिमांशु सर? वैक्सीन दिवस, वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? आशीष सर बताइए। 16 मार्च। वैक्सीन दिवस हिमांशु सर आप क्लियर कीजिए। हाँ सर बोलिए बोलिए। वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? कन्हैया सर आप बोलिए। सर 16 जनवरी है। नहीं 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 सर 16 मार्च। 16 मार्च से। 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है? चलिए ठीक है 16 मार्च को क्यों मनाया जाता 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है। है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन दिवस की बात कर रहे हैं। क्लियर कीजिए आप लोग। सर अंतर्राष्ट्रीय 10 नवंबर को है।
ठीक है, चलिए याद रखिएगा सारी चीजों को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी क्लियर करते चलिए, राष्ट्रीय भी अंतर्राष्ट्रीय भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो चीजें क्या बताया? जी आरती सर आप क्लियर कर दीजिए, फिर से एक बार बोल रहे थे आप। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे है और 10 नवंबर को इंटरनेशनल वर्ल्ड वैक्सीनेशन डे। चलिए अभी जो आप एक से जो मैं प्रश्न पूछना चाह रहा था, 14 मई को। ठीक है मैम, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ, उस चीज को मैं आ रहा हूँ। ठीक है, 14 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति थे वर्ष 2001 में घोषणा करते हैं कि एड्स का वैक्सीन जो भी वैज्ञानिक खोज देगा, ठीक है, इसलिए उस दिन भी वैक्सीन डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई थी कुछ जगहों पर। ठीक है, कुछ राष्ट्र मनाते हैं 14 मई को और कुछ मनाते हैं जो नवंबर वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। तो वो एड्स के वैक्सीन को खोजने का चैलेंज दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने, और उसके लिए बहुत बड़ी प्राइज मनी भी रखी है कि जो भी खोज देगा वो प्राइज मनी दिया जाएगा। तो प्राइज मनी अभी तक पड़ी है, कोई खोज नहीं पाया है। चलिए NIRF रैंकिंग को हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 सितंबर से देखिए ये जारी किया जा रहा था 2016 से, पहला संस्करण हुआ 2016 में, इंपॉर्टेंट है। पहला संस्करण कब आया? 2016 में। घोषणा इसकी हुई थी 2015 में। ठीक है, शुरुआत की गई थी 2015 में, पहला संस्करण आया 2016 में। जो वर्तमान संस्करण है ये 12 अगस्त को जारी किया गया। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है ये बताएंगे कन्हैया सर। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय दिवस। हाँ, हाथी दिवस। हाथी दिवस। जी सर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दोनों है। ठीक है, चलिए दोनों है, इंपॉर्टेंट ये फैक्ट था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा 12 अगस्त को। चलिए तो 12 अगस्त को हाथी दिवस के दिन, युवा दिवस के दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, याद रखिएगा धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषणा की है इसकी, NIRF फ्रेमवर्क की। इंडिया रैंकिंग 24 को जारी किया गया। इसमें नई ये जारी किया गया है, ये नई दिल्ली से जारी किया गया है और ये 9वां संस्करण था। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये कौन सा संस्करण था? 9वां संस्करण था, 9th नंबर का था। वैसे 9वें संस्करण में कुल 8 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग की गई है। 9वें संस्करण के अंतर्गत कुल 8 श्रेणियों को शामिल किया गया है, जिसमें नई श्रेणियां शामिल की गई हैं 3। पहले होती थी 5, अब इसमें 3 नई शामिल कर ली गई हैं, हो गई है कुल 8। कितनी हो गई हैं? 8 हो गई हैं। 3 नई श्रेणियों को शामिल करने के बाद संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। इंपॉर्टेंट है। समग्र श्रेणी में, कॉलेज की श्रेणी में, यूनिवर्सिटी की श्रेणी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशन की श्रेणी में, इनोवेशन की श्रेणी में, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी, ये 3 बाद में शामिल की गई हैं। स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी। अब ये जो समग्र श्रेणी है और जितनी श्रेणियां हैं, सबके पहले दूसरे तीसरे को याद करना है। आप लोग सोचेंगे कि सर क्या फालतू का हम लोग पहला दूसरा तीसरा याद करें, सारे श्रेणियों का याद कर लीजिएगा। वर्ष 2021 के प्रश्न पत्र में 2021 या 2020 का जब प्रश्न पत्र उठा के आप देखेंगे तो जो SDG रैंक आया है, जो SDG जो 16 जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा, उस 16 में से 4 के SDG को पकड़ के मैच द फॉलोइंग कराया गया था कि किस स्टेट को किस SDG में नंबर 1, 2, 3 प्रदान किया गया था। नंबर 1, 2, 3 प्रदान किया गया था। ये प्रश्न आया हुआ है, इसलिए आप सभी लोग इसे नोट डाउन रखिएगा कि एक भी तथ्य अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लेखनीय है कि इंडिया रैंकिंग के तहत 8 विभिन्न विषयों के अंतर्गत संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई है। लगातार 6वें वर्ष IIT मद्रास, कौन? मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास जो है नंबर 1 पे है। फिर बेंगलुरु नंबर 2 पर है, IISc बेंगलुरु नंबर 2 पर है। ओवरऑल श्रेणी में देखिएगा, ओवरऑल श्रेणी में कौन है? मद्रास। IIT मद्रास नंबर 1 पर है, बेंगलुरु नंबर 2 पर है, मुंबई नंबर 3 पर है और दिल्ली जो है वो नंबर 4 पर है। और कानपुर उत्तर प्रदेश का है 5वें नंबर पर, यानी टॉप 5 में जो शामिल है वो है कानपुर। देवर सर कुछ बोल रहे थे क्या आप? चलिए रितेश सर कुछ बोलना है क्या आपको? रिपोर्ट बनाया जाए, आप इसको वेरीफाई कर दीजिए। बोलिए। चेब मुनक्का, ठीक है। हाँ, चेब मुनक्का कर सकते हैं, बढ़िया है। या चिन्नाब मुनक्का बना सकते हैं। चिन्नाब मुनक्का सही है आपका, अपने हिसाब से बना लीजिए। वैसे हम लोग मध्र बम्बा दिलका बनाते हैं, मध्र बम्बा दिलका। ठीक है, मद्रास, बेंगलुरु, बा से हो जाएगा बॉम्बे, IIT बॉम्बे। उसके बाद दिल का यानी दिल्ली और कानपुर। ठीक है, मध्र बम्बा दिल का। लेकिन आपने भी बता दिया चेब मुनक्का,
ये भी सही है। आप लोग जेब में मुनक्का रखिए, जेब की बजाय जेब में मुनक्का रखिए और चबाइए। चलते हैं समग्र श्रेणी में। रितेश सर ने एक अच्छा कोड बता दिया, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, चेब मुनक्का, ठीक है, चेब मुनक्का। समग्र श्रेणी में चलते हैं चेब मुनक्का खाते हुए, समग्र श्रेणी को चलते हैं आगे। फिर है उत्तर प्रदेश के जो संस्थान है, टॉप 10 में तो सिर्फ एक कानपुर है, लेकिन टॉप 20 में 3 आ जाते हैं। एक वाराणसी है यानी बीएचयू है और फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो याद रखिएगा टॉप 20 में 3 है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और फिर आते हैं इंडिया रैंकिंग की विभिन्न श्रेणियों में जो शीर्ष संस्थान है, इनका देखना जरूरी है, इनका देखना जरूरी है कि किस श्रेणी में किसको रखा गया। जो 8 विभिन्न श्रेणियां हैं उसमें कौन कौन नंबर 1 पर है। तरुण सर आपने लगातार हैंड की रेज किया होगा, कुछ आपको क्वेरीज या कुछ, या मतलब ऐसे बाय फॉल्ट हो चुका है तरुण सर? कन्हैया सर आपका, ठीक है चलिए। तो विभिन्न श्रेणियों में इसे देखिएगा आप लोग, एक एक श्रेणी का मैच द फॉलोइंग या इनमें से कौन सा सही नहीं है पूछ सकता है, या इनमें से कौन सा सही सुमेलित है कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए हमें याद रखना है यूनिवर्सिटी में और जो समग्र श्रेणी है ओवरऑल में बेंगलुरु है नंबर 1 पर, यूनिवर्सिटी में और ओवरऑल श्रेणी में बेंगलुरु है नंबर 1 पर, ठीक। कॉलेज की श्रेणी में दिल्ली, जो हिंदू कॉलेज है दिल्ली नंबर 1 पर है, कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज दिल्ली का है। फिर अनुसंधान यानी जान लीजिए जो साइंस का इंस्टीट्यूट है, जो साइंस का इंस्टीट्यूट है वही जो होगा सबसे ज्यादा क्या होगा, साइंस के इंस्टीट्यूट में रिसर्च सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है। यानी रिसर्च, यूनिवर्सिटी और ओवरऑल तीनों में एक ही संस्थान है आईआईएससी बेंगलुरु। जी मानसी सर जल्दी से। समग्र श्रेणी में सर मद्रास है, आईआईएससी जो मद्रास है, सॉरी, अरे सॉरी गलत बोल दिया मैं, आईआईटी मद्रास है समग्र श्रेणी में, सॉरी बाय फॉल्ट आ गया है, ठीक है। समग्र श्रेणी में जो मद्रास है और यूनिवर्सिटी की श्रेणी में जो है वो बेंगलुरु है, यूनिवर्सिटी की श्रेणी बेंगलुरु है और साथ में रिसर्च में बेंगलुरु है, रिसर्च में बेंगलुरु है, यूनिवर्सिटी और रिसर्च दोनों में बेंगलुरु है। कॉलेज की श्रेणी में हिंदू कॉलेज है, कॉलेज की श्रेणी में कौन है, हिंदू कॉलेज है। इनोवेशन में आईआईटी बॉम्बे है, यानी बॉम्बे वाले बहुत सारे इनोवेशन की तकनीकी लाके आ रहे हैं, तो इनोवेशन की श्रेणी में कौन हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया। फिर है मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुक्त श्रेणी में ओपन, ये पहली बार हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओपन यूनिवर्सिटी में इग्नू नंबर 1 पर है, ठीक है। और उसके बाद स्किल यूनिवर्सिटी में जो है ये सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, पुणे में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न ये भी बन सकता है कि सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, पुणे में है। सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, पुणे में। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी की श्रेणी में है अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई का, स्टेट यूनिवर्सिटी की श्रेणी में कौन है, अन्ना विश्वविद्यालय श्रेणी का, ठीक है। उसके बाद विभिन्न जो विषयों में है, यानी विभिन्न जो विषय हैं, यानी ये तो श्रेणियां अलग हैं और विषय, यानी किस विषय में किसको रखा गया है, तो इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है, यानी ओवरऑल और इंजीनियरिंग दोनों में कौन है, आईआईटी मद्रास है। मैनेजमेंट में आंख मूंद के चलना है अहमदाबाद घूमने, मैनेजमेंट में आंख मूंद के चलना है अहमदाबाद घूमने। फार्मेसी में जामिया हमदर्द है, फार्मेसी में कौन है, जामिया हमदर्द है नई दिल्ली में। चिकित्सा में एम्स दिल्ली है, उसके आगे कोई भी नहीं आ सकता है, एम्स दिल्ली है। चिकित्सा में कौन है, एम्स दिल्ली है। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट है चेन्नई का, इंपॉर्टेंट है। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट है चेन्नई का। उसके बाद विधि विश्वविद्यालय में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए आप लोग याद कर लेंगे ना, ये चेंज नहीं होता है, लगभग वही रहता है हर बार। अगर आप इस बार याद कर लेंगे, बार बार जब भी देंगे ये यही रहेगा। इंजीनियरिंग में मद्रास है, मैनेजमेंट में आईआईएम अहमदाबाद है, फार्मेसी में जामिया हमदर्द है, चिकित्सा में एम्स है दिल्ली है, दंत चिकित्सा में यह चेन्नई है, ठीक है, सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई है। विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी है, और वास्तुकला और नियोजन में आईआईटी रुड़की है, यानी आप लोग याद रखिएगा। आर्किटेक्चर की श्रेणी में आईआईटी रुड़की को बार बार मिलता है, और जो भूकंप, जो हमारे यहाँ भूकंप विरोधी जो मकान बनाए जाते हैं या उनसे संबंधित जो रिसर्च होता है वो यहीं पर होता है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में जो है आईएसआर जो है आईसीएआर है, ये दिल्ली का है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, और अब हम लोग क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। और आप लोगों से जो नए सदस्य जुड़े हैं, अब सब जो उनको भी जाना है जा सकते हैं। अगर किसी को फीडबैक अपना देना है, या आज की जो नए सदस्य जुड़े हैं कोई भी क्वेश्चन या ना समझ में आया हो, तो 5 से 10 मिनट आप लोग रुक के अपने जो समाधान है, शंकाएं हैं, उनका समाधान कर सकते हैं, ठीक है।
5 से 10 मिनट रुक के आप लोग समाधान कर सकते हैं जो भी है। कौन कौन मतलब और जो लोग जाना चाहते जा सकते हैं, क्योंकि अब क्लासेस जो भी ओवर हो चुके हैं, कोई भी नए तथ्य नहीं बताए जाएंगे, अब जो भी बताए जाएंगे कल बताए जाएंगे। तो नए सदस्यों से अनुरोध है। ध्रुव सर, आपका क्वेश्चन क्या है, जल्दी से। सर एक क्वेश्चन आता था बेल्जियम इधर लैंडिंग लेजर को, हाँ ये इसका क्वेश्चन क्या था सर, नीचे है क्या है? हाँ समुद्र तल से नीचे स्थित देश है, ठीक है, यानी समुद्र का एक औसत तल होता है, उससे नीचे स्थित देश है, ठीक ठीक है। और सीमा मैम, आपने हैंड रेज किया हुआ था। हाँ सर, ये मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गया था कि ये समग्र श्रेणी वाला जो था, किसी ने क्वेश्चन किया था, तब से मैं डाउट में क्वेश्चन कैसे पूछेगा। समग्र श्रेणी यानी पूछेगा NIRF की रैंकिंग के ओवरऑल श्रेणी में कौन सा संस्थान नंबर 1 पर रहा, तो सीधा आंख मूंद के चलना है कहाँ पर, IIT मद्रास, IIT मद्रास चलना है, चेन्नई, ठीक है। आंख मूंद के कहाँ चलना है, चेन्नई में चलना है, ठीक है, मद्रास। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न हो नए सदस्य? और नए सदस्य, क्या ऐसा लग रहा है कि सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? कोई क्वेरी नहीं है या सभी लोगों की क्वेरीज? चलिए रितेश सर। जी सर हमें ये पूछना था, करंट में जैसे आज हम सर पहली बार जुड़े, तो ये सर कहाँ से पढ़ना है? मैम, ये दृष्टि आई दृष्टि है, ठीक है, ये आई दृष्टि है। आई दृष्टि आपके पास है? नहीं सर, आई दृष्टि तो नहीं है। ले लीजिएगा मैम, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आयोग के पूछेंगे और हम आपको आई दृष्टि के आप पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में आई दृष्टि होगी। लेकिन इसके अलावा एडिटोरिया, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण और अन्य जो मैगजीन आती हैं, सारे के तथ्य आपके किताब में आ जाएंगे, नोट में आपकी कॉपी पे आ जाएंगे, ठीक है मैम? ठीक सर। ओके। और किसी का प्रश्न? जैसे अभी बहुत सारे सदस्य नए जुड़े हैं, सबको अगर क्वेरी। जी सर। जी मैम। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मैचिंग के अलावा? किसमें? ये रैंकिंग में। मैम देखिए, रैंकिंग का प्रश्न आपको बताते सीधे पूछेगा कि फार्मेसी की श्रेणी में किस संस्थान को नंबर 1 पे रखा गया है, ठीक है। फार्मेसी की श्रेणी में किस संस्थान को नंबर 1 पे रखा गया है। अगर आपने पढ़ा हुआ है सीधा, तो सीधे मारेंगे जामिया हमदर्द, अन्यथा फिर वहां पर हमदर्द जो रखा है ना जामिया, तो हम सभी को लेके चला जाएगा किनारे की तरफ, ठीक है। इसलिए सारा याद करना है, क्योंकि 2021 का पीसीएस का पेपर जब सॉल्व करेंगी वहां आपको दिखेगा ना, मैच द फॉलोइंग में पूछा था SDG इंडेक्स वाला, ठीक है। और ये जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है SDG इंडेक्स, जो कल हम पढ़ाएंगे SDG इंडेक्स, वहां पर आपको दिखेगा हूबहू लिखा हुआ मिलेगा, जो मैंने प्रश्न अभी बताया, जैसे बताऊंगा वैसे हूबहू मिलेगा। ये 4 के चारों ऐसे स्टेट दे दिया, मैच द फॉलोइंग करा दिया, ठीक है। समझ में आया मैम? ओके जी सर, समझ गया। और किसी का कोई प्रश्न? जो लोग नए सदस्य जुड़े हैं, कृपया अपने जो भी जो आशंकाएं हैं, जो जी रितेश सर आप बोलिए। हंसी आ रही है बताते हुए, पहले ट्रिक जो है, आप चूंकि फार्मेसी वाले को मैंने जोर दे रहे हैं, क्या पता कहीं वो आ ही जाए। उस पे जो ट्रिक दिमाग में आया वो आया है पजामा, पजामा जो है। हाँ ठीक है, हाँ फैजामा, ठीक है, क्या पता कहीं वो ट्रिक उसमें भी काम कर जाएगी। ठीक है सर, वो बहुत अच्छी चीज है। और सर आपका जो कल आशंकाएं थी, क्या आज के क्लास के बाद आपको कुछ लगा? सर मैं चूंकि इस द्वंद में था कि इसको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन मैं ये डिसाइड किया हूँ कि बाकी सबको मैंने थोड़ा सा समय चुरा करके कैसे भी हो लेके चलेंगे, लेकिन इसको मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे सेक्शंस को आप कवर कर रहे हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या आपका करंट अफेयर हो। इसलिए मेरा लास्ट तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको कंटिन्यू। बिल्कुल सर, हम उम्मीद करेंगे कि आपके जो टारगेट हैं, जो हमारा खुद का जो होता है फिक्स द टारगेट, हिट द टारगेट, मैंने अपने जीवन का भी लक्ष्य बनाया है, मैं टारगेट को फिक्स करता हूँ, हिट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि आपके टारगेट आपके जो कदमों में हो, आपकी मंजिल आपके कदमों में हो, और हम इस आपकी मंजिल के जो रास्ते हैं उसके सारथी बन सके, इससे हमको भी बहुत खुशी मिलेगी, ठीक है सर? ठीक है। लाइफ का जो अंतिम उद्देश्य कहा जाए एक तरह से। जी सर। और कोशिश यही है कि कम से कम इस सपने को पूरा कर सकूं, अपने तरफ से जितना प्रयास कर सकता हूं उसमें अपने को हमेशा सक्षम करने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल सर, आप डेली क्लास में जुड़ते रहिएगा, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें मिलेंगी सीखने को, जानने को, ठीक है सर?
ओके, थैंक यू सर। टॉपर्स चॉइस जो भी है सर, प्लीज मैम। जी सर। जी सर बोलिए। सर जो आज आरओ का पेपर हुआ है जी ये जो है आपके बनाने का तरीका कुछ यूनिक है, क्योंकि जो आप जो सब्जेक्ट के साथ ये रीजनिंग वाले और मैथ्स वाले क्वेश्चन डाल रहे हो ये जो है बहुत ही आगे जाके हेल्प करने वाला है। बस थैंक यू सर। इसके लिए सर बहुत ज्यादा वो किया गया कि हम लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जो लेवल रखा जाएगा वो आरओ 2023 की जो प्रश्नों का लेवल था वही लेवल रखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्नों को चुनने के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे और बस खटाखट लो 30 प्रश्न बनाना है दे दिया उठा के, नहीं। आपने प्रश्नों को हल करते समय देखा होगा जैसे आयोग छोटी छोटी चीजों पर माइन्यूट अंतर करके हमको अलग करता है, वहां से ये चीजें की गई हैं, ठीक है। यानी आपको सतर्क किया जा रहा है कि जो गलती एग्जाम हॉल में जाके करें वो बाहर ही करके खत्म कर दीजिए, ठीक है सर। जी सर। ओके, थैंक यू। और किसी का जी जी सर बोलिए। सर ये बताइए सर ये लाइव क्लासेस रोज चलेंगे सर? जी सर, ये पिछले 1 महीने से कंटिन्यू चल रही है और आपके आरओ की परीक्षा तक चलेगी ही चलेगी और उम्मीद करेंगे कि आरओ की मुख्य परीक्षा में सभी लोग। ये सर हम लोग का बैच अभी आज ही से शुरू हुआ शायद, आगे कल से? सर कल से शुरू हुआ है, लेकिन आप लोगों को जो पीछे छूट गया है मत छूटिए। हम लोग कोई भी पीछे ना छूटे की भावना से काम कर रहे हैं। आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लासेज लेके सारी चीजों को कवर करा दिया जाएगा। जो ग्रुप में उपलब्ध कराया गया है आपको करंट अफेयर से संबंधित फैक्ट, उसे पहले आप नोट डाउन करे रहिएगा, क्योंकि ये पुराने सदस्य सभी नोट कर चुके हैं, ठीक है। आप लोग नोट कर लेंगे तो हम लोगों को पढ़ाते समय वो एक अच्छा आएगा। पुराने सदस्य भी जुड़ेंगे, आप उनसे अनुभव ले सकते हैं, ठीक है सर। ओके, और किसी का हिंदी के लिए भी कुछ ऐसे लाइव क्लासेस कुछ हिंदी के लिए सर सीएल सर देंगे, वो समय समय पर लेते रहते हैं, लेकिन डेली नहीं चलता हिंदी का, वो समय समय पर चलता है। लेकिन ये करंट की लाइव क्लासेस हम लोगों का टारगेट है मैक्सिमम जो नंबर ऑफ सिलेक्शन देना इस बार, ठीक है। ये टारगेट फिक्स किया गया मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और जी मोहित सर आप बोलिए। सर आपने जो बताया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में होंगे बाद में जी, और बीबीसी के मतलब बीसीए में न्यूज पे दिखा रहा था कि 10 सर देखिए हमने आपके पास स्क्रीनशॉट उपलब्ध कराया है ना, जो जो गेम बाहर हुए। देखिए होता क्या है ना, जो बाहर होते जो अंदर होते हैं न्यूज में आते रहते हैं। अगर ऐसा चीज कोई फैक्ट होगा ना तो हम लोगों के पास अभी है मौका, अभी बस आप ध्यान देके चलिए। अगर ऐसा फैक्ट होगा तो निश्चित रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए फैक्ट अभी हम लोग ऐसा तो है नहीं कि लेके आएंगे। अब हम लोग या तो कॉमनवेल्थ की साइट, जैसे आपने अब शंका डाल दी, मैं अभी थोड़ी देर में कॉमनवेल्थ की साइट पे जाके खुद देखूंगा क्या है रियलिटी, ठीक है। अब ये रियलिटी आपके पास पहुंच जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। प्रिंस सर अब आपका। प्रिंस सर सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही थी, कृपया थोड़ा सा माइक। हेलो, हाँ सर बोलिए। मेरा आर्टिकल 161 जो है राज्यपाल की समाधान वाली, जी 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 नहीं, देखिए वो सिर्फ राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत, कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत होती है। आप अगर आप सर माइक लगाए क्या कोई वो ऑडियो सुन। अब बोलिए सर आप। जो 161 पे राज्यपाल की समाधान की शक्ति है जी, वो उसके संवेग पर आधारित नहीं होती क्या? नहीं सर, वो मंत्रिमंडल की, कोई भी राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, दोनों की जो समाधान की शक्ति है वो मंत्रिमंडल के सलाह के आधार पर होती है। ये क्योंकि है ना कि आपने पढ़ा है कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के यानी मंत्रिमंडल के एड एंड एडवाइस से काम करेगा, समझ रहे हैं। सलाह देते हैं, यानी राष्ट्रपति माने या ना माने ये बात अलग है, सलाह देते हैं, ठीक है। तो भाई जाहिर सी बात हम मान लेते हैं, सीधा सीधा बन रहा है कि भाई दोनों लोगों को मिलकर साथ काम करना, पंगा लेने की जरूरत नहीं है, समझ गए। और भी हाँ एक चीज था, किसी सदस्य सर या मैम ने एक क्वेश्चन डाला था कि मतलब कुछ क्वेश्चंस को लेके क्वेरी था। आज तो बहुत टाइम हो गया, कल हम पहले ही पूछ लेंगे क्या क्या था क्वेरी। और अगर वो क्लास में जुड़ी है तो कृपया अगर किसी प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उत्तर पढ़िए, उत्तर पढ़ने के बाद तब भी ना समझ में आए तो अपनी क्वेरी डाल दीजिएगा, आपके तुरंत क्वेरी का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है सर या मैम जो भी है। रितेश सर आपको अभी भी कुछ बोलना है या पूछना है?
रितेश सर। हाँ सर, जी बोलिए। ये पूछा नहीं था, बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ कि ये मिशन कहाँ तक पहुँचेगा और कोशिश जारी रहे, और हम लोग की तो भाई नोट्स अपना बनाते रहे हैं तैयार करके, फिर नेक्स्ट डे रिवीजन के टाइम में हम आज लेट हो गए हैं। नहीं। जुड़ते जुड़ते सर मेरा 10:30 हो गया। जी सर, जी सर। तो समझ टेस्ट हो रहा था। जी सर। सर देखिए, टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट अगर आपने थोड़ा सा देर भी कर दिया सॉल्व करने में तो ठीक है, लेकिन जो लाइव क्लासेस है ना वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे, टेस्ट तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, उस समय तो नकल तो कर नहीं लेंगे। देखिए अब इस एज में आ चुके हैं कि नकल वाली भावना से रखी है ना। नहीं वो ना। हाँ तो बाद में भी कर सकते हैं, हाँ बाद में कर सकते हैं आराम से। और इधर लाइव क्लास में आप जो अनुभव ले लेंगे, जैसे मान लीजिए रिवीजन सेशन में आपको जो मिल जाएगा वो कुछ अलग मिलेगा ना। सर एक्चुअल कंडीशन ये है ना कि जहाँ मैं 9 बजे से टेस्ट दे रहा था, हाँ। वो जगह और घर पे आना, वो बाहर में वही लाइब्रेरी का ये चीज है। अच्छा। लाइब्रेरी में था और वो जमा करते करते 9:45 तक सबको लगा पहुंच गया था, सब लोग अपना जो सबमिट कर रहे थे 9:50। और फिर वहां से सबमिट करके फिर यहाँ घर पहुंचना, इसी में बस अब इसको मैनेज करना पड़ेगा, कल से कोशिश करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, जैसा भी मैनेज कर लेंगे आप सही हो जाएगा। और नहीं तो सर एक चीज और कर सकते हैं कि लाइव क्लास में जुड़ जाइए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए और बोलिए मत, सुनते रहिए। आप जो कोई काम कर रहे हैं। हाँ सर, निकलते समय मैं कोशिश किया हूँ लेकिन वो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाया और घबराहट हो रही थी कि जल्दी से कनेक्ट कर लूँ, लगा के मैं बाइक चलाता रहूँ, लेकिन वो नहीं पाया, फिर घर पहुंचा हूँ तब कनेक्ट। नहीं ठीक है सर, हो जाएगा बस 1-2 दिन में। लेकिन आज का आपका अनुभव कुछ अलग रहा होगा कल की बजाय, कल की अपेक्षा। बहुत तसल्ली मिल रही है, कल तो बहुत घबराहट हो रही थी, बहुत घबराहट हो रही थी। ठीक है, और ऐसे ही सर आप निश्चित रूप से हम पूरी टीम के साथ हम लोग जो काम कर रहे हैं बहुत आगे हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। जी सीमा मैम आपका। सर रिकॉर्डेड क्लासेस जो कल से हो रही है उसका लिंक मिल सकता है सर? मैम देखिए कल रिकॉर्ड किया गया था, कल रिकॉर्ड किया, सिर्फ मेरी ही आवाज थी, आप लोगों ने जो उत्तर दिया वो मिला नहीं ना, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कुछ हमको लगता टेक्निकल इशू था। आज मैंने अपना माइक्रोफोन अपना ईयरफोन हटा के रिकॉर्ड किया, देखते हैं आज क्या हुआ है रिकॉर्डेड क्लास में। ठीक है, उपलब्ध कराया जाएगा, जल्दी ही किया जाएगा, टेक्निकल काम किया जा रहा है। ठीक है, मेरे साथ प्रॉब्लम है सर, एक्चुअली यहाँ का थोड़ा हमारा घर का रूटीन ठीक नहीं है सर, तो मेरा छूटता रहता है बीच बीच में, मुझे किचन में जाना पड़ता है। ठीक है मैम, ये सारी चीजें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे, आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगे यूट्यूब पे। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत हो चुका है सर एक क्वेश्चन था छोटा सा सर, अभी आपने कॉमनवेल्थ का क्वेश्चन बताया था, करंट कॉमनवेल्थ से कितने के बाहर हुए सर? आपने 9 बताया था सर, लेकिन 10 है शायद सर। देखिए सर, अभी आपने जब शंका मुझे डाल दी तो मैं खुद अभी इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए अब जब तक मैं क्लियर नहीं कर लूंगा मैं कॉमनवेल्थ की साइड पे सीधे जाऊंगा। ठीक, जी वही पे हम देख रहे हैं सर, देखिए एक क्रिकेट, हॉकी 2, बैडमिंटन 3, रेसलिंग 4, रग्बी 5, डाइविंग 6, स्क्वाश 7, टेबल टेनिस 8, बीच वॉलीबॉल 9 और ट्रायथलॉन 10। ठीक है, अगर आपने बताया तो बस यहाँ देखिए वहाँ पे रिमूव किया गया है या फिर वो है कि शामिल है, कुछ ऐसा है, स्टेटमेंट पढ़िए पूरा। कौन से खेल बाहर हुए? अच्छा ये है जो बाहर हुए। ठीक है सर, इसका अगर स्क्रीनशॉट उपलब्ध करा दीजिए सर, ग्रुप अभी खुला हुआ है। ठीक है सर। जी सर मैं आपको तुरंत, हाँ इस ग्रुप खुला हुआ है, ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, और अगर वो वहाँ से जो हम लोगों ने डाला अगर गलत है तो हम इसे डिलीट कर देंगे। हम अपने वाले ग्रुप में डाल सकते हैं सर? आप अपने ग्रुप में डालिए, हम लोग फिर दूसरे ग्रुप में शेयर कर लेंगे। ठीक सर, ओके चलिए, चलिए ठीक है, फिर अब आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद सर। ओके थैंक यू, सभी लोगों को शुभ रात्रि, मिलेंगे कल, तब तक गुड नाइट।